Hello students, let me move on the next topic in alternating current, and the next topic is alternating current through a resistor. Alternating current through a resistor. Very important topic it is, because we can say that it is basic topic for the further RLC circuit. तो बेटा बहुत केयरफुल्ली आपने देखना है ये टॉपिक जो भी है। मैं एक बार तो एसी थ्रू द रेजिस्टर करवाऊंगा, एसी थ्रू द इंडक्टर और एसी थ्रू द कैपेसिटर, तीनों करेंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो पहले हमने स्टार्ट किया है एसी थ्रू द रेजिस्टर। एसी थ्रू द रेजिस्टर में देखो, स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं एक डायग्राम बना लेता हूं और उस डायग्राम में आपको एक रिप्रेजेंट करता हूं कि ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, और ये अपना कोई एसी मेन से कनेक्टेड है, एसी ये है, और हमने इसमें से एसी पास किया, दैट इज एसी सोर्स। एसी सोर्स। एक बात सुनो बेटा, जो वीडियोस आप देखते हो, फिजिक्स का लेक्चर अटेंड करते हैं, वो वीडियो देख रहे हो तो आप बेटा उसको लाइक कर दो। लाइक का जो बटन होता है, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और हो सके तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। प्लस में एक पॉइंट और बता रहा हूं, अगर मान लो आपका कोई रिलेटिव है, भाई बहन है, 11th में है या +2 में है, तो आप ये वीडियोस का लिंक बेटा उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा भी उसमें से कुछ सीख ले, कुछ पढ़े। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगते हैं ये लेक्चर्स तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कोई एक आध बच्चा रहता है सब्सक्राइब किए बगैर, मेरे ख्याल में मेरा जो लिंक में सर्कल में है सभी बच्चों ने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, पर हो सके तो शेयर करें बेटा इसको जरूर से जरूर। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक में रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया हमने एक एसी सोर्स से। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है। मेनली तो बेटा मैं इस पॉइंट में मैं ये दो चीजें बताऊंगा कि ईएमएफ और करंट में फेज का डिफरेंस बताना है। ईएमएफ और करंट में फेज का डिफरेंस। अब फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, 11th क्लास में मैं बता चुका हूं, पर इस टॉपिक में आएगा जब मैं तब भी आपको याद दिला दूंगा कि बेटा फेज क्या बताया था मैंने, फेजर डायग्राम क्या था। देखो, वी नो दैट E is equal to E naught sin ओमेगा t। ये रिलेशन होती है भाई हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, E is equal to E naught sin ओमेगा t। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E कैन बी रिटन एज E is equal to IR। ठीक है, I यहां से क्या आ जाएगा, E by R। E by R, E की वैल्यू फर्स्ट से यहां पे यूज कर लो, तो दिस विल इंप्लाइज I इज इक्वल टू E नॉट बाय R साइन ऑफ ओमेगा t। E की वैल्यू यूज कर ली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो E नॉट बाय R, E नॉट बाय R को क्या लिख सकते हैं, E नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम ईएमएफ क्या देगा, मैक्सिमम करंट दे देगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। ईएमएफ की इक्वेशन से हम कहां पे पहुंच गए, करंट की इक्वेशन पे। करंट का देखो एंगल कितना, ओमेगा t, ईएमएफ का भी एंगल कितना है, ओमेगा t। एंगल को ही हम क्या बोल लेते, फेज बोल लेते। इन दोनों के फेज में कोई डिफरेंस है नहीं है, यानी कि दोनों क्या है, ये सेम फेज में है। तो आपने नीचे लाइन क्या लिखनी है, फॉर रेजिस्टर always EMF and alternating current in same phase। क्या रहते हैं भाई, सेम फेज में रहते हैं, always सेम फेज में रहते हैं। अब सेम फेज में तो हो गया, फेज हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। फेजर डायग्राम को देखो हम कैसे बनाएंगे। जैसे बेटा आपने 11th में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया था, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया था, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया था, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज वैल्यूज के बेस पे, तो इसी तरीके से हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे जरूर।
अगर बात करें ईएमएफ की, E इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है। अब आपको ये पता है बेटा कि 0 के ऊपर ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 90 के ऊपर मैक्सिमम, 90 क्या होता है, π/2, पाई पे फिर से 0, 3π/2 पे फिर देखते क्या वैल्यू होगी, और ये हो गया 2π। तो यहां पे देखोगे वैल्यू ऑपरेट करोगे ओमेगा की जगह तो 2π/t, और t की जगह पे आप टाइम फिक्स करते रहोगे 0, t/4, t/2, 3t/4 और t कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए। तो ये 0 मैक्सिमम, क्योंकि आपका साइनोसॉइडल ग्राफ हो तो साइनोसॉइडल ही ग्राफ आएगा, आपको पता होना चाहिए। ये तो बातें बेसिक हो गई बेटा आपके लिए, ये तो बातें बेसिक है। ये किसका ग्राफ आ गया, मान लिया ईएमएफ का। किसका ग्राफ है ये, ईएमएफ का। तो अब करंट का कहां से जाएगा, करंट तो सेम ही फेज में तो है, सेम फेज में है, तो बेटा देखो करंट का ये निकालना है आपने, यानी कि जहां पे ईएमएफ 0 वहां पे करंट भी 0, जहां ईएमएफ मैक्सिमम वहां करंट भी मैक्सिमम। ये होते हैं सेम फेज में, क्या है ये, सेम फेज में। जहां ये 0 वहां ये 0, जहां मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, जहां ईएमएफ 0 करंट 0, मैक्सिमम मैक्सिमम करंट और 0। क्लियर होगी बात ये। अब इसको अगर एक ग्राफ और बना दिया जाता है तो ग्राफ के लिए आप रिप्रेजेंट कर लो ऐसे। अगर मान लो ईएमएफ आपका इस तरफ जा रहा है E, तो करंट भी आपका किस तरफ जाएगा, इसी तरफ जा रहा है। किसके लिए, फॉर रेजिस्टर, और रेजिस्टर। ये इधर आप टाइम कंसीडर करते हो, इधर आपका E और I होता है, E एंड I, और इधर आपका क्या है, टाइम। तो ये ग्राफ आते हैं, दोनों ही सेम फेज में है, तो एक दूसरे की लाइन के ऊपर आ जाएंगे बेटा दोनों, कोई उनके अंदर एंगल का डिफरेंस नहीं होता। क्लियर होगी बात ये। अगर ये ओमेगा टी बन रहा है तो I भी ओमेगा टी बना रहा है और E भी ओमेगा टी बना रहा है। डन। तो ये आपके फेजर डायग्राम है, और आपका डेरिवेशन तो सिंपल सा था। क्लियर होगी। अब बात करते हैं एसी थ्रू द इंडक्टर, AC through the inductor। तो इंडक्टर कैसा होता है आपको पता है, कॉइल टाइप का हमने इंडक्टर को रिप्रेजेंट किया था। ये इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है भाई, एंड दैट इज कनेक्टेड विद एन AC मेंस। ये AC सोर्स है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या है, L है। तो बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन। अब भाई जब हम किसी भी इंडक्टर में से करंट पास करते हैं I, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, EMF, इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF कितना प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। यही फॉर्मूला आया था, माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। अप्लाइड EMF मान लिया E है, या किसी टाइम पे EMF हम अप्लाई कर रहे हैं E, तो नेट EMF कितना बन जाएगा, E प्लस माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहां से आई है, E अप्लाइड है, ये आपका इंड्यूस्ड है, नेट आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। नेट हम क्या बना रहे हैं, 0, क्योंकि जितना हम EMF अप्लाई करते हैं उतना ही EMF इंड्यूस हो जाता है। तो दिस विल इंप्लाइज E इज इक्वल टू क्या बन गया भाई, L डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू क्या बन गया, L डी आई बाई डी टी। ठीक बात है। यहां से अब एक बात सुन लो, L इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी हो गया, तो यहां से आप निकाल लो भाई DI। तो DI इज इक्वल टू को हम लिख सकते हैं E बाई L इंटू डी टी। ये आ गया ना बेटा, DI इज इक्वल टू E बाई L इंटू डी टी। E की वैल्यू यूज कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग वैल्यू ऑफ E फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से यूज करोगे तो DI इज इक्वल टू E की वैल्यू ऑपरेट कीजिए, यहाँ पे E नॉट
साइन ओमेगा टी बाय एल इंटू डी टी। अब करंट निकालना है तो इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो डी आई का तो आई हो जाएगा, चलिए ई नोट बाई एल आपका बाहर आ गया, इंटीग्रल बच गया साइन ओमेगा टी इंटू डी। तो आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन, लिमिट सभी ऑपरेट नहीं कर रहे हम, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बन गया भाई, माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये बन गया। इसको आप इधर ले आओ, ये लिख लिया, माइनस भी बाहर ले लिया, ओमेगा भी बाहर ले लिया, माइनस ऑफ ई नोट बाई ओमेगा एल इंटू क्या बच गया, कोस ओमेगा। यह आ गया। यहां तक क्लियर होगी बात, ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो थोड़ा सा बेटा, अब आपने है ना ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना है। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहती है, देखिए अगर मैं अब लिखूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा होता है ना। ट्रिगोनोमेट्री ये आइडेंटिटी है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं दोनों पे माइनस लगा दूं तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। देखो भाई, इस माइनस को अंदर घुसा दिया, माइनस को अंदर घुसा दिया तो माइनस वाला थीटा वो प्लस हो गया और 90 हो गया माइनस। बिल्कुल सिंपल है। अब थीटा की जगह ओमेगा टी कर दो, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी। अब क्या करने वाला हूं, देखो इसी आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूं। इस माइनस को यहां से हटा के वापिस यहां लगा के दिखाऊं आपको, तो माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या रख सकता हूं मैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। समझ में आ गई, माइनस कोस ओमेगा टी की जगह क्या रख सकता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 को पाई बाई 2 रख लेंगे। तो यूजिंग दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन थर्ड बना दो, ये इक्वेशन सेकंड है। यूजिंग इक्वेशन थर्ड और आइडेंटिटी थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में यूज कर लो भाई, देखो क्या बनेगा। यूजिंग थर्ड इक्वेशन इन सेकंड, बस ये आपने ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी ध्यान रखनी है बेटा। आई इज इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल इंटू माइनस कोस की जगह क्या रखना है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 को क्या लिख सकते हो आप, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब ये ओमेगा एल है ना, जो इस ओमेगा एल को मैं क्या मान लू, लेट ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। ओमेगा एल को क्या मान लिया, एक्सएल। और एक्सएल का नाम क्या होता है, इसको बेटा हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर भाई कुछ रुकावट अप्लाई करता करंट के पाथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इंडक्टर भी करंट के पाथ में कुछ रुकावट प्रोड्यूस करेगा, कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। इंडक्टर भी कुछ किसी टाइप का रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टर का तो रेजिस्टेंस हो गया, इसी की बात है। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मतलब ये है कि जो ये एक्सएल है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम होती है। याद रखना, एक्सएल है जो, एक्सएल की यूनिट भी क्या होती है, ओम, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, याद रखना, इसको यूज करेंगे बार बार। तो ये एक्सएल किसके जगह पे रख देंगे हम, ओमेगा एल। ओमेगा एल एक टाइप का रेजिस्टेंस है, उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। तो आई इज इक्वल टू ई नोट बाय एक्सएल इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जैसा कि मैंने अब बोला कि ये एक टाइप का रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस क्या बन गया, मैक्सिमम करंट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए, ये करंट की इक्वेशन थी, ईएमएफ की क्या थी, ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी।
इसमें एंगल कितना ओमेगा टी, इसमें एंगल कितना है ओमेगा टी में से 90 घटा हुआ है, तो दोनों के अंदर फेज डिफरेंस की बात करो तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री आ गया, करंट आगे 90 है या ईएमएफ आगे 90 है, कौन सा आगे है ईएमएफ या करंट, बताओ। करंट पीछे है ना 90 डिग्री, करंट पीछे है तो पीछे लगाओ भाई। अब देखो ग्राफ कैसे बनेंगे, फेजर ग्राफ। फेजर डायग्राम, अगर मान लो ये अपना ईएमएफ था तो करंट 90 डिग्री पीछे है, करंट 90 डिग्री पीछे है, पीछे होने का मतलब यहां से स्टार्ट होएगा भाई 90 डिग्री पीछे। ये इस तरीके से, ये आपका एसी आ गया अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट में फॉर द इंडक्टर फेजर डायग्राम बन जाएगा ऐसे। और दूसरा जो वो ग्राफ है, वो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरफ है टी, मान लो ठीक है भाई, मैं इस तरफ ले लेता हूं, चारों बना लेता हूं क्वाड्रेंट। मान लो ये इस तरफ अपना क्या था ईएमएफ था ना, ईएमएफ को मैं पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ईएमएफ वहीं पे है, ईएमएफ यहाँ पे था तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे कहां जाएगा, यहाँ पे। ये आपका आई है और ये इससे देखो 90 डिग्री पीछे रखना बेटा। तो ये ग्राफ प्लस में ये ग्राफ, दोनों आपके फेजर डायग्राम बन जाएंगे। तो ये 90 डिग्री पीछे हो गया। आप ये लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट, लास्ट में लिखना है इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट lags behind by pi by 2, lags behind by pi by 2 with alternating EMF। अल्टरनेटिंग EMF से 90 डिग्री पीछे रहता है, किसमें इंडक्टर में। क्लियर होगी ये बात। तो इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे, रेजिस्टर में सेम फेज में था। अब देखो भाई कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में वो 90 डिग्री आगे जाएगा, 90 डिग्री आगे जाएगा, वो मैं डेरिवेशन करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके ऊपर लाइक ठोको और बेटा एंजॉय करो, फिजिक्स को पढ़ो मस्त होकर के। आपके पास फुल टाइम है, प्रिपरेशन करो बोर्ड की, कंपटीशन की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।